ओके चलो, तो यस्टरडेज क्लास तो हमारी ऐसे ही चली गई थी बिकॉज द नेट वाज नॉट proper, so we could not continue with it, but whatever we had studied we'll revise it today again. We were talking about immunity and I said immunity jo hai, that is of two types, that is the innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is the one which is present in our body right from the beginning, that is right from the time of our birth. We already discussed about innate immunity in the previous two classes. Therefore yesterday also we studied, yesterday also I revised, but anyway जस्ट तीन चार बातें बता देते हैं. इनेट इम्यूनिटी जो है राइट फ्रॉम द बर्थ रहती है. दूसरी इट इज नॉन स्पेसिफिक, ठीक है. तीसरी इट वर्क्स विद द 4 लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है. तो ये जनरल है, ये सबके लिए काम करेगी. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक वन. एंड जो 4 लाइन ऑफ डिफेंस जो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं उनमें से पहला है स्किन. स्किन एंड इसके अलावा म्यूकस एंड ऑल, जो कि पूरी बॉडी को गार्ड कर रहे हैं, ऊपर से एक बाउंड्री बना रहे हैं बॉडी की, सो दैट जर्म्स कैन नॉट एंटर फ्रॉम एनी ऑफ दीज पार्ट्स, ठीक है. Even if they try to enter from the mouth, then the what you call that hydrochloric acid and the bile juice etc are there in the stomach, which will protect or prevent them, kill them. And the second line of defense is in the form of some enzymes which are present in the eyes in the form of lysozyme. In saliva it is present in the form of lysozyme and all, ठीक है. And in here it is wax. Actually wax is not an this thing enzyme, so हम उसको नहीं, उसको हम फर्स्ट लाइन में इंक्लूड करेंगे. ये सेकंड लाइन होगी. थर्ड लाइन डिफेंस जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs which are working in general against any type of foreign body which enters in our body. And the fourth line defense is only working against viruses, which is in the form of certain type of proteins which are secreted or produced by the virus infected or viral infected cells, and which prevent the infection of further new cells. So these are called interferons. तो इंटरफेरेंस जो है वो चौथे टाइप की कैटेगरीज हो गई. ये चार जो हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं बॉडी को, एंड बाय एंड लार्ज हमको रोजाना जो है practically every day to day activities, they are protecting us for more than 90, 95, 98% diseases, ठीक है. Because they will not be able to enter only. It is something like that. Our country has got its own border, ठीक है. हमने जो है नेपाल क्या कहते हैं, इस तरफ पाकिस्तान की साइड में पूरा बार्ब्ड वायर लगा दिए हैं. नेपाल साइड में उधर की तरफ खैर बार्ब्ड वायर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री हमने बना दी है, एंड देयर इज गश्त वश्त होती रहती है. तो ये प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है. इसके बावजूद भी अगर कोई आ जाए, ये इन्नेट इम्यूनिटी है, उसके बाद भी कोई अंदर आ जाए तो उसके बाद हम निपटेंगे उनसे, ठीक है. तो वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमको मालूम पड़ता है कोई आ गया, देन इमीडिएटली वी ट्रिगर, वी कॉल ऑल द agencies and then they take the proper action. तो acquired immunity की हम बात करते हैं. acquired immunity is, पहली बात, it occurs only when our body comes in contact with the pathogens, ठीक है. पैथोजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद ही होगी ये. दूसरी बात, इट विल बी स्पेसिफिक. वो निमोनिया वाला जो एंटीबॉडी है वो निमोनिया के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही लड़ेगा, वो टाइफाइड को कुछ नहीं कर सकता. टाइफाइड वाला है वो टाइफाइड के अगेंस्ट लड़ेगा, वो क्या कहते हैं, कोल्ड एंड कॉफ के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. तो दीज आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. और जब ये स्पेसिफिक वाले जब पैदा होंगे, तो पहली बार जब पैदा होते हैं तो दे आर वेरी स्लो, ठीक है. तो वो जो इनका प्राइमरी एनकाउंटर होता है दैट इज वेरी स्लो. तो बाय द टाइम पैथोजेंस आर इंक्रीजिंग at a great rate, our antibody production is also increased, but the antibody production is not up to that level जिस लेवल पे पैथोजन का प्रोडक्शन हो रहा है. इसलिए समटाइम वी फॉल सिक, ठीक है. नाउ पैथोजन कहाँ से एंटर करेंगे वो हमने पहले ही बताया कि प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस तो बहुत स्ट्रांग है, स्किन वगैरह है, ठीक है, सलाइवा वगैरह है, ठीक है. फिर भी कई बार क्या है, उनको ब्रेक करके बॉडी में पैथोजन अंदर आ ही जाते हैं. देयर मे बी सम कट, देयर मे बी सम डैमेज, देयर मे बी सम फेलियर ऑफ सीक्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ substances, so the pathogens may enter in our body. In that case the secondary line of defense, जो sorry not secondary, क्या कहते हैं, the क्या कहते हैं, acquired immunity, that will start work. Now acquired immunity is not available for all the type of pathogens, ठीक है. ये भी हमको याद रखना. Only there are certain pathogens for which acquired immunity is there. There are certain for which the acquired immunity is not there. Because acquired immunity दो पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है. पहला उसका रिकॉग्नाइजेशन एंड मेकिंग एंटीबॉडीज, एंड सेकंड उसको मेमोराइज करना,
ठीक है, दोनों ही चीजें जरूरी है। तो लेट अस कंटिन्यू इट विद द फ्रॉम द बुक। तो हम देखते हैं, इसको शेयर कर देता हूँ मैं, एनसीईआरटी बुक ये, एंड ओके, यहाँ से पढ़ेंगे, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी हमारा स्कूल चालू भी नहीं हुआ और हमारा आधा कोर्स हो गया है। तो acquired immunity क्या है? acquired immunity का acquired immunity on the other hand is a pathogen specific. First of all, it is particularly for a particular type of pathogen. मैंने आपको बार बार बताया कि that is one type of pathogen will not assure us or ensure us that the other type of pathogen can also be prevented. नहीं, उसके लिए अलग से बनेगी, उसके लिए अलग एनकाउंटर होना पड़ेगा। So it is characterized by memory. तो दूसरी और क्या बात है कि इसको हम याद भी रख सकेंगे। क्या हुई पिछली बार टेटनस का बैक्टीरिया आया था, टेटनस इज बैक्टीरिया, हाँ, तो बैक्टीरिया आया था तो हमारी बॉडी ने क्या किया था? So immediately that same process will be repeated, and this time it will be exaggerated, it will be rapid, it will be fast, it will be very short time preparation, ठीक है। So this means our body when encounter the pathogen for the first time produces a response that is called primary response. तो वो primary response जो है वो slow है, it is of low intensity, and subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary anamnestic response. तो एनामिस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट है, उसके लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी पहले कभी, अच्छा वो कई बार हो सकता है प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है उसमें कम वायरस आए या बैक्टीरिया आए, पैथोजन आए, एंड समटाइम वी मे नॉट इवन कम टू नो। तो सेकेंडरी वाले तो फिर भी इतने रैपिड है कि वो हमको पता भी नहीं पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आप देखा होंगे कई सारे लोग जो हैं वो कई सारी हार्श कंडीशन में रहते हैं, येट दे आर नॉट फॉलिंग सिक बिकॉज देयर बॉडी मस्ट हैव एनकाउंटर्ड फर्स्ट टाइम to that particular pathogen, and then their body is now secondary response, that is anamnestic response जो है उनके बॉडी के अंदर वो हो ही रहा है। तो that is why they are able to make so much of antibodies that they are able to resist them against their effect. Now this is ascribed as a fact that our body appears to have a memory for the first encounter. तो ये मैं आपको yesterday and day before yesterday की क्लास में दोनों में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब आते हैं हम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। यहाँ से हमको स्पेसिफाई करना है कि ये कौन करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो भी हैं वो, उसके लिए हमने कहा कि उनके लिए खास तरह के एंटीबॉडीज चाहिए होते हैं। दीज एंटीबॉडीज जो हैं दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो यहाँ लिखा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये lymph cells कौन से हैं? वो lymphocytes है present in our body. Now there are two type of lymphocyte. First is B lymphocyte and second is T lymphocyte. B lymphocyte as मैंने कहा कि B stand for bone marrow and T stand for thymus. So those bone marrow, those lymphocytes which are matured in the bone marrow, they are called B lymphocyte, and those which are matured in the thymus, they are called T lymphocyte. Now the B lymphocyte produce an army of proteins. In proteins को हम antigen भी कहते हैं, in proteins को हम immunoglobulin भी कहते हैं, in response to the pathogens in our blood to fight with them. ठीक है, तो ये उनके अगेंस्ट लड़ेंगे। अच्छा, नाउ अगर आप यहाँ पे ये वाला एक कार्टून दे रखा है, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है एक एंटीबॉडी का। इन द वन एंटीबॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ऑल टुगेदर देयर आर 4 चेन्स। तो 2 तो बड़ी वाली रहेंगी हैवी एंड 2 छोटी वाली रहेंगी लाइट। तो 2 heavy polypeptide chain and 2 light polypeptide chain, and that is why they are ascribed by a name that is called H2L2. ठीक है, where H2 stand for heavy polypeptide and L2 stand for light polypeptide के 2 number. Now if you see in this place where my cursor is moving, where it is written the antigen binding site, they are having a specific 3-dimensional structure. So this specific 3-dimensional structure is the complementary structure of the antigen protein which is found in the pathogen. There are some type of proteins which are found in the pathogens. Those type of proteins are called antigens,
Antigen are those proteins which can be attacked by antibodies, and so antigen and antibody will form a permanent bond. So हमारा एंटीबॉडी तो खराब हुआ, कोई बात नहीं, बट देयर पैथोजन विल कंप्लीटली वैनिश आउट. तो मान लीजिए 1000 पैथोजन आए, तो 1000 पैथोजन के लिए हमारी बॉडी 600, 700, 800 या 1000 जितने भी एंटीबॉडीज बनाएंगी, दे विल गो एंड बाइंड विद देम, है ना, बिकॉज ईच एंटीबॉडी हैज गॉट 2 आर्म्स एंड ईच आर्म हैज गॉट देयर ओन एंटीबायोटिक बाइंडिंग साइट. तो हो सकता है कि 500 एंटीबॉडीज को मारने के लिए या 1000 एंटीबॉडीज को मारने के लिए पूरे 1000 की जरूरत पड़े अगर हर एक का एक एक ही काम आ रहा है, या फिर 500 की जरूरत पड़े अगर दोनों के दोनों आर्म्स उसके काम आ गए, या कुछ में सिंगल, किस में डबल करके, तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं. तो एनीवेयर बिटवीन 500 to 1000 एंटीबॉडीज विल बी रिक्वायर्ड, एंड वंस दे आर अटैक्ड दीज एंटीबॉडीज विल डैमेज फॉरएवर. तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ मरी हुई एंटीबॉडीज रहती हैं. अगर मैंने आपको पस वाला केस बताया था कल की क्लास में, मैंने कहा था सपोज समटाइम कभी कुछ कांटा चुभ जाता है या कुछ एनिमल का डंक आ जाता है, या सम क्या कहते हैं वुड की फांस आ जाती है बॉडी के अंदर, तो अगर हम नहीं निकालें उसको, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल फाइंड देयर आर सम व्हाइट पस कलेक्ट्स. नाउ व्हाट दिस पस, दिस इज दोस डेड सेल्स, है ना. तो ये इस तरह से होती हैं, एंड जनरली एंटीबॉडी जो है वो हमारे लिम्फोसाइट्स में काम करेगी. अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ काम करते हैं, सो दैट डज नॉट कम आउट, बट जो बाहर आती हैं वो ऐसे इकट्ठी हो जाती है पस के फॉर्म में. तो एंटीबॉडीज के बारे में हमने समझा, इन द रेस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इन आवर बॉडी ब्लड टू फाइट विद देम. वेयर दीज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड. ठीक है, अब वो फाइट कर रहे हैं ना, फाइट का मतलब हमेशा नहीं है ऐसा कि वो लड़ेंगे, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, वो उसको बाइंड कर देते हैं. बाइंड करने का मतलब उसका उसकी एक्टिविटी खत्म. ठीक है, विद देम. नाउ दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. ये जो ये बनाया है स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कहा, ये वाले जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज. इम्यूनोग्लोबिन भी इसी का दूसरा नाम. नाउ द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट दूसरी टाइप की है. बी लिम्फोसाइट हमने पढ़ा जो बोन मैरो में है, और वो क्या कर रही है, वो एंटीबॉडीज बना रही है. टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रही हैं, टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज, वो नहीं बना रही है एंटीबॉडीज, पर क्या कर रही है, दे बट दीज बी लिम्फोसाइट सॉरी बट दे हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस देम. बी लिम्फोसाइट को वो ट्रिगर करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको बी लिम्फोसाइट को मतलब कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज बना रहा है. नाउ बी लिम्फोसाइट्स आर जनरल सेल्स, they can make different type of antibodies. Now कौन सा एंटीबॉडी बनाना है उसकी मेमोरी तो टी लिम्फोसाइट के पास है, तो टी लिम्फोसाइट will guide them that what type of antibodies has to be made, so they will help. Now each antibody molecule has 4 polypeptide chain. ये मैं आपको बता चुका हूँ, 4 polypeptide chain, 2 heavy और 2 light है, उसके हिसाब से हमने इसको 9 दिया, है ना. तो each antibody molecule has 4 polypeptide chain, 2 small called light chains and 2 longer they are called heavy chain, and hence they are got named H2L2. ठीक है. Now different type of antibodies are produced in our body. They are 5 different type के हैं वो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन A, M, E और G, 4 तरह के यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, मैंने इनको वहाँ पे कॉपी कर रखा था, देखता हूँ मैं कि कौन कौन से टाइप के हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, बट इट इज अ वेरी डिटेल्ड वन. ठीक है, देखते हैं इफ इट इज देयर समवेयर. हमारे कोर्स का नहीं है बट नाम तो हम जान ही सकते हैं. तो ये हमारी डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो यू कैन सी देम दैट हाउ, वहाँ बुक के अंदर बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना रखा था, हाउ कॉम्प्लेक्स डायग्राम आर देयर. नाउ दिस प्रोटीन्स अलोंग विद द कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये इनको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. ठीक है, ये डायग्राम्स हो गए हैं तो छोड़िए. तो ये इम्यूनोग्लोबिन जी टाइप का है, वो ऐसा रहेगा. इम्यूनोग्लोबिन एम जो है वो इस तरह का रहेगा. इम्यूनोग्लोबिन ए जो है वो इस तरह का रहेगा. ई जो है वो ऐसा रहेगा. और डी, है ना, अपने बुक में डी का नाम नहीं लिखा है, ई लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये है टोटल, ए है, ई है, डी है, जी है और एम है. ठीक है, और वो किस किस के साथ में क्या काम करेंगे वो सारा स्ट्रक्चर जो अपने बुक में नहीं है, हम फालतू Sir, your mic.
सर आपका माइक ऑन नहीं हुआ Sir, अभी your तक। mic is off. ओके गुड। तो 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ए, बी, ई, जी एंड एम। ठीक है, तो ये 5 हैं, पांचों के अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। दैट इज नॉट देयर इन आवर कोर्स, तो हम उनके ऊपर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको शेयर करके दिखाया था, आप भी देख सकते हैं अपने आप से गूगल पे जा करके, बट इट इज नॉट इन आवर कोर्स, तो फालतू का को टाइम बिगाड़ना। ओके, और क्या तो ये हो गया ना, बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। जैसे एंटीबॉडी ब्लड में मिलती हैं तो उनके लिए एक स्पेशल टर्म दिया है, उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं बी लिम्फोसाइड है, वो एंटीबॉडीज बनाएंगी। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्स जो है दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल। ओके, नाउ दिस इज द वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा? एंटीबॉडी। तो इसको हम कहेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड, एंटीबॉडी के द्वारा काम करने वाला। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सेकंड टाइप ऑफ इट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड। ठीक है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। द टी lymphocyte may mediate CMI very often when some human organs like heart, eye, kidney, liver fail function satisfactorily, तो हम क्या करते हैं, हम इम्प्लांट कर देते हैं, वी गो फॉर इम्प्लांट, वी टेक इट फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, तो फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to survive or live normal life. In that case क्या है, we have to search for a suitable donor. Now what is meant by suitable? ये suitable का क्या मतलब है? सुटेबल का मतलब होता है कि वो हम उसका ऑर्गन हम अपनी बॉडी में लें और वो किसी तरह से इनकम्पैटिबल नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि उसको हम अपनी बॉडी में लें और हमारा बॉडी उसको काम ही नहीं करने दें। ठीक है, सो इट शुड बी कंपैटिबल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी रेडीली वेलकम्ड इन द बॉडी, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल डोनर आर द आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, अगर कोई 2 बच्चे हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस है, उनमें से किसी का एक लीवर खराब है, वो बिना किसी टेस्ट के ही सेकंड बच्चे का लीवर का एक छोटा सा पार्ट जो है दैट कैन बी इम्प्लांटेड बिकॉज जेनेटिकली दे आर सेम, so there is no chance of rejection. Whatever type of blood group, whatever type of antigen, whatever type of antibody, whatever type of things are there, they will be exactly alike. ठीक है, तो आइडेंटिकल। दूसरे जो सुटेबल डोनर होते हैं वो होते हैं दैट इज स्पिंस्टर, जो क्या कहते हैं ब्रदर सिस्टर जो होते हैं। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर्स के अंदर जो है देयर आर बेटर चांसेस। ठीक है, या फिर पेरेंट्स से, उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि वो क्लोज रिलेटिव, चाचा, मामा वगैरह, उनके कोई बच्चे बच्चे हैं क्या। Now in all these cases we are seeing we are matching tissue. पहले सबसे पहले ब्लड को मैच करेंगे, ब्लड ग्रुप इज शुड बी सेम, एंड देन टिश्यू मैचिंग विल बी देयर। टिश्यू मैचिंग सिंपली ऐसा होता है बिकॉज एवरी सेल हैज गॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। अभी हमने एंटीबॉडी पढ़ा, ऐसे हमारा खुद के बॉडी का भी एंटीजन है। तो वो एंटीजन जो है वो फॉरेन बॉडी के अंदर जो आ रहा है उसके एंटीजन से मैच करना चाहिए, अदरवाइज बॉडी विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। सपोज आई गेट इम्प्लांटेशन ऑफ वन ऑफ माय किडनी फ्रॉम समवन एल्स, so no sooner I take the kidneys, my antibodies, my WBCs, my lymphocytes will go around it and वो देखेंगे अरे इसका एंटीजन तो डिफरेंट है, and then they'll start attacking it. तो इसलिए क्या है, हमको सुटेबल डोनर की जरूरत पड़ेगी। नाउ कौन अटैक करता है, वो ये है टी लिम्फोसाइट्स। The T lymphocyte which are responsible for cell mediated immunity, they are attacking. Now this is sorry, what is that the doctor check? The doctor are checking कि वो graft का body जो है compatible है कि नहीं है। The graft from one just any source such as animal or other primate or any other human being cannot be made, since graft would be rejected sooner or later. हो सकता है किसी graft को reject होने में time लग रहा हो, लेकिन वो होगा तो सही, ये तो बात पक्की है। The graft which is not of our body, our own body, will be rejected except for the identical twins.
ठीक है. Now tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft or even after graft is done. सारा चेकिंग वेकिंग ये सारा करने के बाद भी फिर भी उसको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसर लेने पड़ेंगे. इम्यूनोसप्रेसर क्या होते हैं? वो उसकी बॉडी की टी लिम्फोसाइट की उसको कम कर देंगे so that they may not attack it. तो देखते हैं टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एक्सेट्रा आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressor all or his or her life. जिंदगी भर जब तक उसको जिंदा रहना है तब तक उसको इम्यूनोसप्रेसर लेने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि चाहे कमी रेट पे हो लेकिन वो करेंगे तो सही उस पर अटैक. फॉरेन बॉडी इज फॉरेन. It is not a part of our body, so it will be rejected. Now, how soon it will be rejected or how slow it will be rejected, it depends on several factors. कैसा टाइप का एंटीजन है, कितना ज्यादा है, कितना हमारा एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट काम करता है, हाउ फास्ट और हाउ ट्रिगरफुल इट इज. हो सकता है ब्लड मैच कर रहा है, टिश्यू नहीं मैच कर रहा, हो सकता है टिश्यू मैच कर रहा है, ब्लड नहीं मैच कर रहा, हो सकता है कुछ और टाइप की मैचिंग नहीं हो रही है. तो दैट इज हाउ इट विल बी. जैसे तो उसको क्या करना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसर लेने पड़ेंगे. तो इम्यूनोसप्रेसर कौन से वाले? टी लिम्फोसाइट वाले. तो टी लिम्फोसाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर CMI, दैट इज सेल मेडिएटिंग इम्यूनिटी, उसको सप्रेस करके रखना पड़ेगा. नाउ इट मे अगेन लीड टू द अदर प्रॉब्लम. अगर हम इम्यूनोसप्रेसर देते हैं तो फिर क्या होगा? उसकी बी लिम्फोसाइट जो नेचुरल प्रोसेस में एंटीबॉडी बना रही थी वो नहीं बना पाएंगे उतनी तेजी से. ठीक है. तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? वो दूसरी बीमारियों से सफर कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू माइट हैव सीन, अगर आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, आपने देखा होगा ऐसे लोगों को बहुत एहतियात देते हैं. उसको कहते हैं कि आप ये खा सकते, ये नहीं खा सकते हैं और ताजा खाना खाना है, इस तरह के खाना है. ठीक है. दे गॉट नंबर ऑफ इम्पोजिशन, उसके ऊपर इतनी सारी कंडीशंस लगा देते हैं, इम्पोज कर देते हैं कि भैया ये होगा और ये नहीं होगा. ठीक है. और आपको बाहर नहीं जाना है ना, आपको हमेशा अपना नाक मुंह कवर करके रखना है. किडनी वाले जो होते हैं उनको शुरू में तो इतनी सारी सलाह देते हैं, बाद में धीरे धीरे जो है वो कम हो जाती है क्योंकि तब तक हमारी बॉडी की CMI जो है वो ग्रेटली सप्रेस कर चुके होते हैं अपनी मेडिसिन. तो दिस इज द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है. तो सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो क्वेश्चन आपको आएगा कि अगर कौन सा किसी ने बॉडी में कुछ चीज ट्रांसप्लांट करी है तो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी काम आएगी, या व्हाट इज CMI मेंट फॉर, और व्हाट इज टी लिम्फोसाइट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट. तो इन सब का आपका जवाब होना चाहिए. और व्हाट आर डॉक्टर चेकिंग, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. एक असम का डॉक्टर था, कुछ साल पहले की बात है, इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, मे बी 8-9 years बैक. और उसने क्या किया, वो सुअर का दिल लेके इंसान में इम्प्लांट कर दिया. सुअर का दिल, बिकॉज मैमल्स आर लाइक पिग्स आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन बीइंग, है ना. हमारा सबसे पड़ोसी जो है वो तो मतलब एप फैमिली वाले जानवर हैं. उसके बाद जो थोड़ा सा दूर चल जाते हैं तो पिग्स जो हैं और रैट्स जो हैं दे आर वेरी क्लोज रिलेटिव्स. ना रैट का तो इतना छोटा सा दिल होता है, उसको तो इम्प्लांट करने का कोई मतलब नहीं. तो उस बंदे ने क्या किया, पिग्स का हार्ट लेकर के, एक किसी पिग का हार्ट लेकर के किसी आदमी में इम्प्लांट कर दिया, उसकी फैमिली वालों की लेकर के, क्योंकि वो मरने वाला था, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी. सच पर्सन सर्वाइव्ड फॉर 1-2-3-4 days, एक सप्ताह जो भी है, लेकिन बाद में तो मर ही गया. हालांकि वो वैसे भी मर ही रहा था, घर वालों से उसने ले लिए थे, सलाह वगैरह ले ली थी, पर उस पर मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट जाने के लिए उस पर केस हो गया. बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स नहीं है. आपको उसके लिए कई सारी चीजों की परमिशन लेनी पड़ती. तो वो जो है उन्होंने नहीं ली थी और इसलिए उस पर केस हो गया, है ना. तो ये चीजें जरूरी है. तो आपने ये समझा इम्यूनिटी क्या होती है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज मेंट बाय इम्यूनिटी. कुछ रेस्पॉन्स? Yes, sir. Okay. Or types of immunity, or B lymphocyte, T lymphocyte, how they will work, what is immunosuppressor, what is graft rejection, what are things which are actually checked in the at the time of grafting is done, what are self and non-self cells and how they are acted.
what is humoral response, what is antibodies, है ना? Do antibody works on the graft? No. Graft is entirely different issue. Antibody can work only on a small cell जो उस जगह पे जाके फिट हो जाएगी, और पूरा किडनी जाके फिट नहीं होता उधर, ठीक है? तो वहां पे वो काम नहीं करेंगे, है ना? वर्किंग केयर के मोरलेस वैसी ही रहती है, लेकिन कई सारी सेल्स मिलकर के उसको अटैक करेंगे, है ना? 1:1 का रेशो या 1:2 का रेशो वहां नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट नाउ हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। व्हाट आर दीज टू वर्ड्स स्टैंड फॉर? एक्टिव एंड पैसिव का मतलब क्या होता है? What is meant by active and what is meant by passive? चलो एक्टिव तो आप बता दें कि सर मैं बहुत एक्टिव हूँ, I am active on Sir, Facebook. which requires ATP and which do not requires ATP is passive. और कुछ? ठीक है, ये आपका आंसर किसी दूसरी चीज से रिलेटेड है, वो आपका क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। और किसी जगह एक्टिव जनरल, आई एम आस्किंग इन जनरल एक्टिव का या पैसिव का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना भाई मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव हूँ, आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, है ना? कुछ ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहते हैं, आप कोई ट्वीट करो इमीडिएटली वहां से, अगर खास तौर से पॉलिटिकल होगा तो इधर से कुछ आया सटायर उधर से मारना है इंस्टेंटली, ठीक है? सच पीपल आर कॉल्ड वो वेरी एक्टिव ऑन द ट्विटर। एक्टिव और फिर दूसरा पैसिव, क्या मतलब होते हैं? सिंपल सा मतलब No है, interest. हाँ, एक्टिव जिसके अंदर हम खुद से, मतलब आई एम डूइंग समथिंग माई ओन, ठीक है? इट इज एन एबिलिटी ऑफ माई ओन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव, कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ क्या, एक्शन ले पा रहा हूँ क्या, इफ आई टेक एक्शन ऑफ माई ओन देन इट इज कॉल्ड एक्टिव। एंड इफ आई फेल टू टेक एक्शन माई ओन, किसी और के कारण से अगर मैं एक्शन ले पा रहा हूँ, किसी और की हेल्प से मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ, तो उसको कहेंगे पैसिव। इसमें माई सेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है? नाउ इफ यू कंसीडर विद दैट ऑस्मोसिस, हमने क्या कहा कि एक फिजिकल फोर्स है, दैट इज द थिंग्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें सेल्फ का कोई रोल नहीं है। A cell is not doing anything, the water is automatically flowing in because outside that concentration of water is more and inside कम, ठीक है? बट इफ द थिंग गोज जस्ट रिवर्स, बाहर पानी की कमी हो जाए और अंदर पानी ज्यादा आए, तो उस केस के अंदर सेल को एनर्जी खर्च करके पानी ड्रिल करना पड़ेगा, निकाल लगाना पड़ेगा अंदर, तो वहां सेल को एक्टिव होना पड़ेगा, सेल को कुछ काम करना पड़ रहा है। एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, ये वर्ड तो आपने सुने होंगे, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। इफ वन इज विनफुली स्मोकिंग देन वी से ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्मोकिंग। बट अगर कोई स्मोक कर रहा है और उसको तलब हो रही है सिगरेट पीने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, या ही डोंट वांट टू एंगेज हिमसेल्फ, ही डोंट वांट टू कॉट, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी सिगरेट स्मोक करके साइड में जाके खड़ा हो सकता है एंड ही कैन सिंपली इनहेल, दो द परसेंटेज विल बी लेस बट जा तो रहा है, ठीक है? तो उसको स्मोक मिलेगा, उसको निकोटीन मिलेगा, उसको अदर फैक्टर्स मिलेंगे जो कि स्मोक के अंदर होते हैं, तो वो पैसिव स्मोकर होते हैं, ठीक है? नाउ पैसिव स्मोकिंग इज इक्वली हार्मफुल एंड इट इज ऑल द मोर हार्मफुल फॉर दोज पीपल जिनके घर जो है वो पान की दुकान या पब्लिक स्मोकिंग प्लेस के आसपास होते हैं, और खास तौर से इन दिनों जहाँ के इन्होंने कूलर लगा रखे होते हैं, वो कूलर बाहर से हवा खींच खींच के अंदर डाल देते हैं ना, वो इतना फीबल रहता है स्मेल, या इतना हैबिचुअल हो जाता है, हमको पता नहीं पड़ता है कि इस घर के अंदर स्मोक की टबैको स्मोक आ रही है। लेकिन जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे रहते हैं ना, वो उनकी बॉडी में तब से ही जा रहा है जब वो जानता भी नहीं है और जब उसको इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है इस चीज के अंदर, तो बाय द टाइम विल बिकम बिग एंड, और फिर पता चलेगा कि साहब उसके लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, उसको ये हो गया वो हो गया, और हम बोले साहब इसने तो इतना छोटा सा बच्चा है। अरे साहब आप ही की करतूतें हैं, आपने ऐसी जगह पे मकान लिया, वहाँ पे स्मोकर्स आते हैं, स्मोक करते हैं, स्मोक अंदर आती है, एसी लगाओ ना, हाँ? अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट करेगा, बाहर की हवा अंदर नहीं फेंकेगा, कम से कम विंडो बंद रखो उस तरफ के, है ना? नहीं तो फिर आप ऐसे घर न लो, या फिर कुछ और करो, उस रूम को कुछ ऐसा स्टोर रूम टाइप का बना लो, दूसरे किसी रूम में अंदर ट्रांसफर कर लो। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि घर में जो है वो पेरेंट्स में से कोई स्मोक करता है, नाउ बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ रिलेशन समटाइम वी डोंट से, बट वो पैसिव स्मोकिंग तो हो ही रही ना घर के अंदर हर मेंबर को, ना बूढ़ों को और बच्चों का ज्यादा असर रहेगा, और बच्चों के लिए क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड है,
तो मैं ये कहूँ कि देखो 10 ग्राम रोज, आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई 10 पफ रोज लेता है, ठीक है, और एक दिन में 10 बार लेता है तो 100 पफ हुए। और अगर एक बच्चा जो है वो बाल्यकाल से ही ये ले रहा है और वो 1/10 ऑफ ए पफ है, लेकिन वो पता नहीं कितनी बार वहाँ कौन कौन आके स्मोक कर रहा होगा, हर एक का स्मोक घर के अंदर आएगा। सी इट हैज नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, यहाँ पे इस जगह पे तो इसका कोई रोल नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एंड इट इज गुड फॉर यू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लगातार पफ अंदर आ रहे हैं लगातार, और उसका वो 1/10 या 100 पार्ट वो लगातार ले, तो चाइल्ड इज इनवेरिएबली, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल, बट चिल्ड्रन में वो जा रहा है, उसको लंबा ड्यूरेशन मिला है इसको इसके साथ पलने के लिए, उसके लंग्स कमजोर हैं, भी छोटे हैं, तो उसको जल्दी असर होगा, बूढ़ों को जल्दी असर होगा। अब फिर हम भले कितने के तेरे साथ, हम तो हमने कभी स्मोकिंग करी नहीं, हमको लंग कैंसर कैसा हो गया, हमको ये कैंसर कैसा हो गया, वो कैसा हो गया। तो देखिए पैसिव इसको कहते हैं। तो पैसिव इज द वन इन विच वी आर नॉट इन्वॉल्व। नाउ इफ द इम्यूनिटी इज ऑल्सो लाइक दैट, if our body is involved in making immunity, we'll call it active immunity. If our body is not involved in making immunity, but it is needed, then what we do, we get it from outside. तो याद कीजिए हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था मदर्स मिल्क, जो फर्स्ट फ्यू डेज का मिल्क होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन का, वो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए, उसको हमने क्या नाम दिया था? अब तो इसका टेस्ट है भाई, what is that milk known as, which is initial few days mother secret करती है अपने बच्चे के लिए? नीचे लिखा हुआ है इस वाले पैराग्राफ में भी, नीचे से चौथी पांचवी लाइन में, कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। किसने बनाया? माँ ने बनाया। किसको दिया? बच्चे को दिया। When an infant is in the uterus, uterus is giving immunity. किसने बनाई? माँ ने बनाई। किसको दी? इन्फेंट को दी। ATS एंटी टेटनस सीरम। अब ये सीरम है, सीरम मतलब इट इज नॉट अ थिंग विच वी आर मेड। सीरम क्या होता है? ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो प्लाज्मा जो होता है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट को हम निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, ये सीरम जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इम्यूनिटी के लिए जो है वो वैक्सीन जो बना रहा है, वो क्या है? वो यही काम कर रहा होता है, वो वैक्सीन बना रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हम तो नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज के लिए एंटीबॉडीज, लेकिन घोड़े बनाते होंगे शायद, बतखें बनाती होगी शायद, या कुछ दूसरा जानवर बनाता होगा। तो पहले वो क्या करते हैं? वो उनको देंगे जो भी टाइप का एंटीजन देना है, एंटी टेटनस सीरम या एंटी स्नेक बाइट सीरम। तो एंटी स्नेक बाइट सीरम के अंदर क्या, घोड़े को स्नेक बाइट करने पर मरता नहीं है वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं उसके आगे। तो क्या करते हैं? हमने देखा हो कहीं, आपने देखा हो कहीं, वो घोड़े वो स्नेक का, कई लोग स्नेक पालते हैं और उसका पॉइजन लेते हैं या कुछ खरीदते भी हैं वियनम। तो क्या करते हैं? वो एक ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं और स्नेक को जो है वो ट्रिगर करते हैं कि वो उसको काटे। तो वो अपना वो दांत उसमें गड़ा देता है, चिर करके एक दो तीन चार बूंद जो है वेनम की उसमें गिर जाती है। तो दिस हाउ दे कीप ऑन कलेक्टिंग, एंड इसका वेरी स्मॉल डोज दे गिव इट टू हॉर्स। सो हॉर्स विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, वो इसके सीरम में रहेगी, उसको फिल्टर करके निकाल लेते। नाउ व्हेनेवर स्नेक इज bitten a human being, so immediately we take that anti-snake bite serum, which is prepared in the horse, which is being extracted from there and which is given in the form of injection. तो हम तो नहीं बना पा रहे, लेकिन हमारी को अपनी जान बचानी है ना। तो हमने क्या है, इम्यूनिटी बनी बनाई बाहर से ले ली। तो ऐसी इम्यूनिटी जो हम बनी बनाई बाहर से ले लेते हैं उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब आते हैं वैक्सीनेशन पे। खूब चल रहा है, बधाई हो आप लोगों को, फ्री में वैक्सीन मिलेगी। ठीक है, वैसा कौन सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर मिल जाए तो सही। और जब फ्री में मिल रही हो तो कोई काय को पैसे देगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कुछ। एक ने किसी बेवकूफ ने जो है वो डाला कि ना राहुल गांधी को पूछ रहा है कि भाई जब पानी फ्री में मिलता है तो पैसा दे के गयो, तो पैसे दे के पानी लोगे तो प्योरिटी की गारंटी रहेगी। और जो होटल में जाके ऐसे गिलास में पानी पियोगे जैसे टंकी का पानी, तो फिर आप जानो और आपका पेट जानो। ठीक है, तो ये बेवकूफों वाली बातें है ना, ये भरा पड़ा है सटायर से।
वो लोग आगे दूसरों का नाम लेकर के अपने ख्याल होते हैं, नाम दूसरों का लेकर के डाल देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो वैक्सीन तो वैक्सीन है, वो तो हाईली उससे बनकर का ही है, वो तो सेम ही रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रही हो चाहे वो प्राइवेट में मिल रही हो। बात आते हैं वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, हमें स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं वुंडेड और क्या कहते हैं बिल्कुल इनएक्टिव वायरस या पैथोजन को अपनी बॉडी में डाल देंगे। उसको हमने इनएक्टिव कर दिया, वो मरे भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तो प्रोटीन को पहचान रही है, एंटीजन प्रोटीन को, वो उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। नो सूनर आवर बॉडी कम टू नो दैट एंटीजन प्रोटीन्स हैव कम, आवर बॉडी इमीडिएटली बिकम एक्टिव। ठीक है, वो उसका प्राइमरी रेस्पॉन्स हो गया, वो थोड़ा स्लो रहेगा, फिर हम उसको दूसरी बार दे देंगे तो अब ये उसका एग्जागरेटेड रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, वो एनामिस्टिक रेस्पॉन्स हो गया, वो बड़ा तेजी से हो गया, और वहां उसकी बॉडी जो होती है, वो उसकी बॉडी जो होगी वो फटाफट फटाफट से एंटीबॉडीज बनाकर रख लेगी। सो इफ एनी पैथोजन अटैक्स नाउ आवर बॉडी ऑलरेडी गॉट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अभी हम वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। मैं इस मीटिंग को बंद करता हूँ बिकॉज तो एक्टिव एंड पैसिव वर्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया। एक्टिव वेयर आवर बॉडी इटसेल्फ इज डूइंग समथिंग, देन वी कॉल इट एक्टिव, एंड व्हेन आवर बॉडी इज नॉट डूइंग बट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर आउट, देन इट इज कॉल्ड पैसिव। ठीक है, सो व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स। ठीक है, वैक्सीन के केस के अंदर हमने क्या करा था, हमने डेड माइक्रोब्स डाल दिए। वैक्सीन के केस में हमने डेड माइक्रोब्स डाल दिए, और या फिर हमने उनको वीक कर दिया ऐसा कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, है ना, और वो हमको बीमार तो नहीं कर सकते, इतना हम इसको वीक कर देंगे, तब उसको बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सो वीकेंड माइक्रोब या प्रोटीन, या फिर क्या कर सकते हैं, केवल केवल उसका प्रोटीन डाल सकते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब हमने क्या पैथोजन डाला बाहर से, बट नाउ एंटीबॉडी, वी आर ट्रिगरिंग द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज। तो हु इज मेकिंग बॉडी एंटीबॉडीज, आवर ओन बॉडी इज मेकिंग। ठीक है, वो तो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा, इसलिए इस तरह की इम्यूनिटी को हम ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बना रही है, बना बना के रखती जाएगी। पैसिव इम्यूनिटी में तो विल बी एक्सपोज, विल फॉल सिक एंड देन विल गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर विल गिव अस कि भाई ये इंजेक्शन लगा लो, ये टैबलेट ले लो, और उसके बाद हम जाकर के ठीक होंगे। एक्टिव इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी में है तो हम बीमार ही नहीं होंगे। तो why we are taking vaccine? We are taking vaccine only because so that you may not fall sick at all, because our body will already make antibodies against it. तो जब मैंने वैक्सीन लगाया, आपने भी लगा लिए होंगे घर में, सबने, किसी ने, बड़ों ने, सबने लगा ही लिए होंगे, तो हम क्या कह रहे हैं, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो क्या कर रहे हैं, वी आर आइदर गिविंग वीकेंड माइक्रोब और डेड माइक्रोब और ओनली अ प्रोटीन ऑफ द माइक्रोब। नाउ विच प्रोटीन? the protein which is standing as antigen for which the antibodies will be made. ठीक है, ऐसा नहीं कोई सा भी प्रोटीन डाल दो, इससे तुम पता नहीं कितने प्रोटीन खाते हैं। सारी दालें, मटर, पनीर, चीज, और चीज में तो पनीर कम होता है लेकिन है, और इसके अलावा रोटी, चपाती, मक्का, क्या कहते हैं वो, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, और ये सब में प्रोटीन है ना। मांस, मच्छी, अंडा वो खाने वाले अलग कैटेगरी के वो लोग भी खाए, तो कितने सारे तरह के प्रोटीन हम खा रहे हैं। हर प्रोटीन जो है एंटीबॉडी थोड़ी बनाएगा, दे आर नॉट दोज प्रोटीन जो अब। और दूसरी बात, खाना एक चीज होती है, खाना तो क्या बॉडी के अंदर एंटीबॉडी अमीनो एसिड में टूट जाएंगे, सॉरी व्हाटएवर प्रोटीन, दे विल बी ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड, इट हैज टू बी पुट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो ब्लड में डालेंगे या अंडर द स्किन डालेंगे, जहां से वो धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो वो वाला एंटीजन जो खास जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज करती है ना, इसको इस तरह से समझिए। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का या कोई बच्चा आपको परेशान करता है, कुछ लिख करके डालता है, भेज देता है, आपके घर में फेंक के चल जाता है, हाउ विल यू कम टू नो ये किसका? अगर आप उसकी राइटिंग पहचानते तो आप जानेंगे कि ये किसका। उसने नाम नहीं लिखा कहीं पे, मेंशन नहीं करा कहीं पे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ नोइंग द हैंड राइटिंग इटसेल्फ। या मान लीजिए कोई बच्चा हमारे घर के सामने रोज आकर के परेशान करता, पर हमको पता नहीं है। एक दिन क्या है, मतलब कहीं पे पानी गिरा हुआ था, उस पे से उसकी गाड़ी निकली, गाड़ी में टायर के जो निशान है उसे हम समझ गए ये जो टायर का निशान है तो उसी गाड़ी का है।
और उसी को और आपने उसको दर्द पूछा। पुलिस वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं, जितने इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही तो लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रिगर हमारी बॉडी भी ऐसे ही ट्रिगर करती है। तो जब हम केवल प्रोटीन डाल रहे हैं तो प्रोटीन इसकी हैंडराइटिंग है, प्रोटीन उसका टायर का मार्क है, प्रोटीन उसकी चप्पल का निशान है, प्रोटीन उसका उस पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट कर रहा है। एंड नो सूनर आवर बॉडी कम टू नो कि ये वाली चीज आगे इमीडिएटली इट विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडी। सो सबसे सेफ मेथड है प्रोटीन डालना, क्योंकि प्रोटीन हमको बीमार तो कर ही नहीं सकता, वो एंटीबॉडी तो है, एंटीजन तो है, सॉरी माइक्रोब तो है ही नहीं, पैथोजन तो है ही नहीं। इट इज ओनली इट्स आइडेंटिटी। So we just use the identity of that pathogen in the form of antigen protein. ठीक है, नाउ प्रोटीन हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ऐसे थोड़ी हम बना सकते हैं, अगर हम तो ग्लूकोज ही नहीं बना पा रहे, प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है भाई। ग्लूकोज बना लेंगे तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी संसार की, क्योंकि बाकी चीजें तो ग्लूकोज से बन जाएगी। और सबसे बड़ी जो एनर्जी की प्रॉब्लम वो खत्म, क्योंकि ग्लूकोज रहेगा तो हम फर्मेंटेशन कर लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे, सारी गाड़ियां, पेट्रोल पंप, सारी मतलब सारी चीजें हम जो है अल्कोहल से चला लेंगे। तो ग्लूकोज अगर घर घर में बनने लग गया, जो आज तक नहीं बना, है ना, तो हमारी टेंशन जो है अभी तक सबसे बड़ी फ्यूल की है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अगर हम ये जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हम जमीन के अंदर दबी हुई कार्बन को निकाल के हवा में डाल रहे हैं। अगर हम बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर सकते हैं तो कम से कम नए कार्बन डाइऑक्साइड का हेडेक तो नहीं रहेगा। तो एनवायरमेंट चेंज, वेदर कंडीशन, ये वो दुनिया भर के खतरे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अभी हम क्या रोजाना मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ tons of fossil fuel in the form of coal and petroleum we are digging and we are burning it. सो जमीन के नीचे जो दब गई थी हजारों साल पहले, उस कार्बन को हमने फ्री करके वापस हवा में छोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज क्रिएटिंग ऑल वेदर कंडीशन। चलिए उसका यहाँ से लेना देना नहीं, इस पार्ट में अपन कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे बनती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपने क्या मतलब वैक्सीन कैसे काम करेगा, वैक्सीन में आपने एक घायल से माइक्रोब से आपने लेकर के बॉडी में डाल दिया। अगर आपको पूरा माइक्रोब नहीं डालना है, आप केवल उसका प्रोटीन आइडेंटिटी डाल देंगे एंड आवर बॉडी विल मेक इट। ठीक है, नाउ active immunity is slow and take time to give its full effective response. तो अभी कह रहे हैं ना, ये भाई 1.5 महीने 2 महीना 3 महीना लगेगा, इतने टाइम तक हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे बनाएगी भाई, है ना। पहला एक्सपोजर, उसके बाद दूसरा ना, वो कैसे काम करता है उसको हम ये वैक्सीनेशन वाले अगले वाले सेक्शन के अंदर लेंगे ना। इस केस के अंदर क्या हमारी बॉडी बीमार हो सकती है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, आप बने बनाए लें बाहर से एंटीबॉडीज। तो देखिए, इंजेक्टिंग माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और infectious organism gaining access to the body during natural infection induces the induce active immunity। ये तो वैक्सीन का तरीका हो गया। अब ये दूसरा वाला है पैसिव वाला, यहाँ से ready-made antibodies are directly given to protect our body against foreign agent. This is called passive immunity। रेडीमेड, बाहर से बना बनाया, क्योंकि हमारी बॉडी तो अभी बना नहीं पा रही है या उसको बनाने में टाइम लगेगा। तो मैंने आपसे कहा एंटी टेटनस सीरम, एंटी स्नेक बाइट सीरम, ठीक है, एंटी रेबीज सीरम, और इसके अलावा क्या नाम से जितने भी ये कोलेस्ट्रॉम यहाँ लिखा हुआ, प्लस जितने भी टाइप के दूसरे टाइप के जो है मतलब एंटीबॉडीज हैं जो हम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाते हैं, बना करके और उनको बॉटल्स में रखते हैं, एंड व्हेनेवर सच पेशेंट इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली उसका डोज लिया और इंजेक्ट कर दिया। तो वो वाले जो केस है उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, वेयर आवर बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग बट द फॉरेन एजेंट्स जो है दे आर किलिंग देम। तो देखिए, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट आवर body against foreign agent, it is called passive immunity. Do you know mother's milk considered as essential for newborn infant? A yellowish fluid that is colostrum secreted by the mother during initial days of lactation has abundant antibodies in the form of immunoglobulin A to protect the infant. The fetus also receive antibodies. ये दूसरा पार्ट है। Fetus also receive antibodies from their mother, वो यूट्रस में प्लेसेंटा से, ठीक है, थ्रू प्लेसेंटा।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो है वो हमारे में पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, जितने भी सीरम वाले थे वो सबके सब एग्जांपल्स थे, ठीक है। नॉट दिस वैक्सीन, वैक्सीन इज डिफरेंट, एंटीबॉडीज आर डिफरेंट, ओके। तो वैक्सीन जो है वहाँ हमारी बॉडी ट्रिगर कर रही है, और पैसिव जिसके अंदर हमारी बॉडी सो रही है, वो जान तो जो हो रहा है, लेकिन हमने फॉरेन एजेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया, भैया इनको ठिकाने लगाना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। दुनिया में ऐसे कई सारे कंट्रीज भी हैं जिनके लिए उनकी फौज भी पैसिव होती है, पता है। जिन्होंने अपनी अपनी हफ्ता वसूल करने वाले होते थे ना, वो क्या करते थे, मतलब कि आप हमको हर महीने इतने रुपए दोगे, आपके ऊपर कभी भी कोई आफत आएगी तो हम बचाएंगे, कोई और आ गया लड़ने के तो हम बचाएंगे। इन कंट्रीज ने भी एक डेफिनेट अमाउंट हर महीने दिया होता है, हर साल दिया होता है अमेरिका को या किसी और कंट्री को, और वो उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड वन सच कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना। तो इनका रक्षा बजट सबसे कम है। इनका रक्षा बजट कुल मिला के ये है कि कुछ लोग तो वहाँ एम्प्लॉयड हैं और ज्यादातर ये पैसा अमेरिका को दे देते हैं। तो इन केस एनीबडी लुक्स एट दैट, साउथ कोरिया छोटी सी कंट्री है और कितनी सारी चीजें बनाती है, हर घर में मोबाइल, मेरे घर में कितनी चीजें हैं साउथ कोरिया की, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, मोबाइल, सब तो सैमसंग है। एसी तो क्या एलजी का था, और बहुत सारी तो और सेंट्रो भी खड़ी है नीचे, ये सारी कोरिया की छोटी सी कंट्री। ढूंढो ग्लोब में, ढूंढो कहाँ पे है। इट्स समवेयर ऑफ क्या कहते हैं 1/4 ऑफ राजस्थान या हाफ ऑफ राजस्थान, इतना सा कंट्री है। और देखो कितनी चीजें हैं, सामने मेरे मॉनिटर पड़ा है एलजी का, हाँ नहीं लैपटॉप तो इतनी सारी चीजें हमारे पास में जो है, वो एक और वो मॉनिटर पड़ा है वो भी सैमसंग का। कितनी सारी चीजें हैं अपने घर में जो है, हम देखेंगे। वो छोटी सी कंट्री है साउथ कोरिया। नाउ व्हाई दे आर एबल टू डू दैट, बिकॉज उनके पास रक्षा में खर्चा ही नहीं करना है। तो आपने अमेरिका को दे दिया, भैया तुम हमारी देखभाल कर ले। एंड यू सी मतलब हाउ द साउथ क्या कहते हैं कोरिया इज स्टैंडिंग एट द वर्ज, बिकॉज इधर नॉर्थ कोरिया हमेशा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो अकेला तो कोरिया कुछ भी नहीं कर पाता, एंड दैट इज वाई उन्होंने अच्छा किया, वाइज डिसीजन है ये। इधर चाइना जो है हमेशा आंख दिखाता रहता है जापान को, बट जापान इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय अमेरिका। तो ये इनकी तरीके हैं। हाँ, तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, जब भी हम बीमार होंगे तो हम घोड़े से कहेंगे भाई साहब थोड़ी एंटीबॉडी पहुंचा देना यार, वो स्नेक ना काट लिया, तो घोड़ा सीरम देगा, हम इंजेक्शन लेकर बॉडी में लगा देंगे एंड हम बच जाएंगे, ठीक है। तो ये है सब तरीका। ये सब जोक जोक में मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है। ये वैक्सीनेशन वर्ड जो है वो वोका से आया, वोका स्टैंड फॉर काउ, है ना। और वोका स्टैंड फॉर काउ, और क्योंकि जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, वो गाय से बनाई थी, इसलिए उसका नाम वैक्सीनेशन रखा। आपको पता ही होगी एडवर्ड जेनर की कहानी, आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, है ना, और मैंने भी शायद कभी बताई होगी, क्योंकि मैं कई चीजें तो बहुत कॉमनली बोल ही देता हूँ। तो एडवर्ड जेनर जो है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेक वैक्सीन, ओके। और इम्यूनाइजेशन इज अ कॉमन टर्म गिवन फॉर ऑल दिस। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। खास बात जो है उसमें क्या है, मेमोरी, क्या हमारी बॉडी याद रखे उसको, so that when and wherever it is required, it can immediately provide antibodies and provide us safety. The memory of the immune system. In vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen. देखिए क्या लिखा, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी। क्या करेंगे हम, या तो केवल प्रोटीन लेंगे, उसके टायर का निशान, उसकी हैंडराइटिंग, या उसका कोई सामान, या मान लीजिए कोई मान लीजिए हमारे साथ हमारे स्कूल में अगर कोई चोरी कर लेता है या कुछ कर लेता है, लेकिन बाई चांस उसका हाथ का कुछ चीज गिर गया, उसकी चेन टूट के गिर गई हो, या उसके कुछ और रह गया, मतलब हम इमीडिएटली बताते भाई साहब ये आया था, है ना, और पूरा पर्सन तो हमको नहीं दिख रहा है,
हमने क्या पहचाना, हमने उसका कोई एक निशान पहचान लिया। ऐसे हमारा बॉडी किसको पहचानता है, एंटीजन प्रोटीन को पहचानता है। तो एंटीजन प्रोटीन डाल दें हम, या इनएक्टिवेट करके उसको डाल दें, या फिर मरे हुए को डाल दें, पैथोजन को। तो जैसे आवर बॉडी विल कम इन कांटेक्ट विद द पैथोजन और देयर प्रोटीन, आवर बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज, थिंकिंग कि एंटीबॉडीज एंटीजन्स आ गए हैं, फॉरेनर्स आ गए हैं और वो हमको अटैक करेंगे। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ठीक है, ये तो हो गया इसका काम करने का तरीका। लेकिन फिर हमको वैक्सीन 2-3-4 बार क्यों लेना पड़ रहा है? तो मैंने आपसे कहा है कि हर टाइप के एंटीबॉडीज बनाने की एक मेमोरी है, एक ड्यूरेशन है, एक सर्टेन टाइम के लिए बॉडी बना के रखती है उसको। नाउ इट कैन बी एज शॉर्ट एज 3 days 4 days तो एज लॉन्ग एज होल लाइफ। जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन उसने एक बार बनाया, जिंदगी एंटीबॉडीज एक बार बनाया, वो जिंदगी भर बना के रखेगा, एवरी डे एवरी टाइम इट विल मेक। लेकिन इट इज नॉट सेम फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। हेपेटाइटिस बी का हमने एक बार वैक्सीन लगाया, 1 महीने बाद दूसरा लगाया, 3 महीने बाद तीसरा, या 6 महीने बाद तीसरा लगाया, फिर 1 साल बाद लगाया, फिर 5 साल बाद लगाया। 5 है ना, वो डीपीटी और पोलियो, इनके सबके भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही उसको दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, या 2 ड्रॉप उसकी पोलियो की पिला देते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा बुलाएं, फिर 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा बुलाएंगे, उसका कार्ड दे देते हैं उसको ना। इट डिपेंड्स कि कौन सा एंटीबॉडी कितने टाइम के लिए बना कर रखती है मेमोरी, मतलब हाउ लॉन्ग द मेमोरी लास्ट। सो बिफोर द मेमोरी डाइज वी हैव टू गिव द सेकंड डोज सो दैट द मेमोरी will be kept for longer। ठीक है, सो दैट इज द वर्किंग। तो उसमें हम एंटीबॉडीज जो है वो, अब हमने ये वाला केस है कोविशील्ड और कोवैक्सीन और ये भी, तो ये जो है अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बना रहे हैं, और उनमें यह है क्या कि उनका जो याद रखने का टाइम है वो अलग अलग है ना। कोविशील्ड वाला जो है वो 120 days तक याद रखता है उसको, है ना। तो हमने पहला वैक्सीन लगाया, उसके 120 days के अंदर, अब जनरली उसको पूरी तरह से इफेक्टिव होने में 2 महीने का 1 महीने का टाइम लगा, उससे बाद से लेकर के 120 days के अंदर आप कभी भी दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं। सो द बॉडी विल रिमेम्बर इट फॉर द फर्दर लॉन्गर टाइम, है ना। और कई सारे वैक्सीन की तो एक ही जरूरत है डोज। तो जो भी है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप का एंटीबॉडीज बना रहे हैं। नाउ द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी B and T cells that recognize the pathogen quickly, and subsequent exposure and overwhelm invaders with the massive production of antibodies। तो जो T lymphocyte है वो क्या कर रहा है, उसको याद रख रहा है और B lymphocyte बनाएगा immediately जैसे ही एक्सपोजर हो गया। ठीक है, if a person is infected with the same some deadly virus, microbes or other quick response is required, such as in tetanus. We need a directly injecting is from the preformed antibodies or antitoxins, a preparation containing antibodies or toxin. Even in the case of snake bite, the injections which are given to the patient contain preformed antibodies against snake venom. This type of immunization is called passive immunization। ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन तो किया हमने, लेकिन वो एंटीबॉडीज के फॉर्म में कहाँ से लिए, बाहर से लिए, तो ये पैसिव हो गया। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन वेयर आवर बॉडी इज मेकिंग, पैसिव इम्यूनाइजेशन व्हेन वी आर गेटिंग इट रेडीमेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब ये एक लास्ट पैराग्राफ है, ये एक्चुअली हमको चैप्टर 12 से रिलेटेड है, हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं नाम के लिए। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड और पैथोजेंस इन द बैक्टीरिया और यीस्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई हम ग्लूकोज जैसी साधारण चीज तो बना नहीं पाए, वो मेरा सेंटेंस रह गया था, मैं कहीं का कहीं निकल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ग्लूकोज जैसी सिंपल चीज तो हम बना नहीं पाए, और हम जमीन में से मतलब कोल पेट्रोल निकाल करके ऐड कर रहे हैं। अगर हम ग्लूकोज बना लेते तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन हम नहीं बना सकते। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं विच वी कैन नॉट प्रोड्यूस, एंड दे कैन बी प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इन द लिविंग बीइंग्स। बट व्हाई दे विल प्रोड्यूस? ठीक है, और वो वाई वाले क्वेश्चंस को हमको समझना है। जैसे हमने पढ़ा कि एंटीबॉडीज कब बनाएगा, वाई इट विल मेक व्हेन द एंटीजन कम्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो वाला प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, एंटीजन वाले,
और एंटीजन प्रोटीन का डीएनए होगा, डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी जिसको हम कहते हैं उसका जीन। उस जीन को हम निकाल करके आर्टिफिशियली हम कल्चर कर सकते हैं इन बैक्टीरिया और ईस्ट। हाउ इट विल बी डन, दैट विल बी स्टडिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे ये मेरा मोबाइल है और इसके अंदर मैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो भी एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड का कोई सा भी सॉफ्टवेयर ऐड डाल देता हूँ तो ये उसकी जैसे काम करने लग जाएगा। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल मैं क्या डालूं इसके अंदर, कौन सा सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ पबजी खेलने के, तो अभी मैं इसमें पबजी खेलूं तो कुछ नहीं खेल सकता, ऐसे पबजी तो बंद हो गया, नहीं आ रहा है। तो जो भी है, तो मैं अगर ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ उसके बाद ये उसकी जैसे काम करने लग जाएगा। तो जब तक नहीं है तब तक नहीं कर रहा। ऐसे हमने क्या किया, वायरस के अंदर वो एंटीजन बनाने का गुण नहीं है, वो ऐप हमने इंस्टॉल कर दिया, कहाँ से निकाला, ह्यूमन से, और कहाँ इंस्टॉल कर दिया, ईस्ट में या बैक्टीरिया में, और वो हमारे लिए वो काम करने लग जाएंगे। दे विल स्टार्ट मेकिंग दैट टाइप ऑफ प्रोटीन। So this is how recombinant DNA technology will start making those type of antigen protein. तो देखते हैं, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide, प्रोटीन के रहा उधर, अब यहाँ पॉलीपेप्टाइड के दिया। ठीक है, तो प्रोटीन कह दो या पॉलीपेप्टाइड कह दो, सेम चीज है। ऑफ पैथोजन और इन बैक्टीरिया और ईस्ट, कहाँ पे बनाएंगे, बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर क्या बनाएंगे, एंटीजेनिक प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच इज अलाउइंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस जनरेट ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो अब हमारे पास में, अब ये हवा में नहीं है, ये हम रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतने मास पूरी दुनिया के सारे लोगों को वैक्सीन लगाना। भारत के 130 करोड़ की जनता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि बच्चों के तक पहुंचने के लिए कम से कम 112-115 करोड़ डोज चाहिए हमको। तो 112-115 करोड़ डोज मतलब जनों के लिए उसका डबल क्वांटिटी में इतना डोज चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा एंटीबॉडीज का। किसमें होगा, बायोटेक्नोलॉजी से। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है उसका एग्जांपल है। अब आप हेपेटाइटिस बी क्यों लिखेंगे, अब कोरोना का वैक्सीन लिखेंगे। ठीक है, एलर्जी हम पढ़ेंगे कल की, नहीं परसों की क्लास में, कल टेस्ट रहेगा। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर वो फीस कैसे डिपॉजिट करानी है? भेज देता हूँ आज। हाँ